अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज हमारे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को बहुत ही गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार हर भारतवासी को रहता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ संविधान को लागू कर दिया गया और तभी से भारत पूर्ण गणतंत्र घोषित हो गया और हमें सही मायनों में अपने अधिकारों की आजादी मिली। आज इस अवसर पर हम सभी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। गमलों में फूलों की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। प्याज की करें वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि किसान धरती से सोना उगा देता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि किसान छत पर रखे गमलों से भी सोना उगा सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रामविलास जी। ये छत पर रखे गमलों में जैविक तरीके से फूल, फल, सब्जियां और औषधीय पौधे उगा रहे हैं। तो फूलों की खेती यह किस तरह से कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मैं लगभग 22 से 25 साल हो गए और मैं कर रहा हूँ। शुरू में छोटे से लेवल से शुरू किया था, 7-8 गमलों का जो काम है वो शुरू किया, क्योंकि जगह पक्की थी, कच्ची जगह थी नहीं रेंट के मकान में, तो उस टाइम से शुरू किया। फिर नीचे भी जगह कम पड़ने लगी, तो फिर ख्याल आया कि भाई छत तो कम से कम हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो जब पहली बार छत यूज़ किया तो हमारे छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी नहीं थी और बांस की सीढ़ी लगा के उसके ऊपर गमले ले गए और इस तरह से स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते धीरे धीरे ये सफ़र जो है आज 4 से 5 हज़ार गमलों का हो गया और उसमें हम तरह तरह के फूल देख रहे हैं। आपके चारों साइड जो है फूल ही फूल कर दिया है हमने। तो ये कह लें कि भी मिनी कश्मीर या यूँ कहे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है आप अपने घर में ही घर की छत को बना करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सेहत और सुंदरता सभी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि का कम होना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसलिए यदि आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो आप घर की छत पर गमलों में विभिन्न फूलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही ये घर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। अब ये देखिए, जैसे गुलदाउदी है, डेलिया है, आपका दैंथस हो गया, जेरेनियम हो गया, पेंजी हो गया और लिलियम है, क्रॉकस है, इस तरह के डैफोडिल हो गए, हाइसिंथ हो गया, ये सभी वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये जितने फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कलम से ही होता है, इनका कोई सीड नहीं होता।
तो बीज से नहीं, मैंने देखा जितनी ये वैरायटियाँ हैं, बड़ी वैरायटियाँ, हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं या इतनी सुंदर सुंदर वैरायटियाँ हैं, सबके हम मदर प्लांट सेव करते हैं। और आने वाले टाइम में इसमें से जब फुटा आएगा, फुटाव, तो उसको हम कट करके और कलम से ही इसको तैयार करते हैं। कलम रहती है सारी हमारी। लगाने का तरीका जो ये देख रहे हैं, इनको हम जून से शुरू करते हैं लगाना। और मिट्टी नॉर्मल मिट्टी होती है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो, पानी कम डालना है। और आप लगा करके गुड़ाई करें, वीकली गुड़ाई करके ये पौधे बढ़िया चल पड़ते। खाद पानी मोस्टली लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, लेकिन मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इन फूलों में नहीं किया है। किसान भाइयों, रामविलास जैविक तरीके से विभिन्न फूलों की खेती करके अपने आसपास के क्षेत्र में एक खास पहचान बना चुके हैं। ये जैविक खाद को खुद ही तैयार करके पौधों में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इन्हें पैदावार भी अच्छी मिलती है। मैं बनाता हूँ बेस्ट से बेस्ट। जो पत्ते हैं पतझड़ में झड़ के यहाँ वहाँ गंदगी फैला रहे होते हैं या उसको जला के पॉल्यूशन कर दिया जाता है, उन लीव्स का कलेक्शन करता हूँ मैं और उनसे कटिंग करके, हीपिंग करके, उसमें बैक्टीरिया डाल के उससे मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार करता हूँ, जिसको कहते हैं हम ब्लैक गोल्ड। मतलब जो सड़कों पे बिखरा पड़ा था उसको हम काला सोना में कन्वर्ट करके, और आप देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरती, उसी खाद से इतने रंग के फूल चहचहा रहे हैं। बिल्कुल मेंटेनेंस कोई ख़ास नहीं है जी। जब गर्मियाँ होती तो डेली पानी डालना पड़ता है, और अभी जो है हम 3 दिन में 2 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ हो गई तो मॉइस्चर इतना उड़ता नहीं है, तो इस वजह से पानी कम रहता है। कोई ख़ास मेंटेनेंस वाली बात नहीं है। बीमारी आ जाती है, बीमारी के लिए देखिए इस टाइम में बहुत क्रिटिकल सिस्टम होता है। जब ये फ्लावरिंग आ रही हो और कोई बीमारी आ जाए तो उस केस में क्या होता है कि फ्लावर के ऊपर आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो वो उसका असर हो सकता है कि उसके कलर उड़ जाए, वो फूल जो है वो जल जाए। तो इसके लिए हमने जो है नीम धतूरे एक्सट्रैक्ट से बैक्टीरिया में एक पेस्टिसाइड बनाया हुआ है, जिसका जो हम इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 ढक्कन 1 लीटर पानी में, और उससे हम फिर इनको बचाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। क्योंकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे गार्डन के मामले में, यहाँ बैठेंगे तो उसकी जो स्मेल है या उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी जाएगा। तो इनकी खुशबू को ख़राब नहीं करना है, इसलिए हम ये ऑर्गेनिक तरीके से, खाद भी ऑर्गेनिक और जो इसका पेस्टिसाइड है वो भी ऑर्गेनिक हम इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों के पास तो ज़मीन बहुत है, हमारे पास छत पे कर रहे हैं, वो ज़मीन में चाहें तो ये उगा करके, ये 3 महीने की फसल है, इसके बाद इसके बीच में कुछ भी और भी उगा सकते हैं, डबल ट्रिपल लेयर फार्मिंग करके, और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग उनको देखनी पड़ेगी पहले कि इसकी खपत कहाँ होनी है। किसान भाइयों, अब लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन और विटामिन अल्प मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से औषधि गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए जो किसान भाई इस समय प्याज की रोपाई करना चाहते हैं तो वे इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करें। वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मिगेंद्र सिंह।
किसान भाई राम राम। आज हम बात करेंगे प्याज की रुपाई की। किसान भाई, आपके प्याज की नर्सरी तैयार हो गई होगी। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ वलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। जहाँ हम खेत में इसकी नर्सरी की रुपाई करनी है, वहाँ हमें उर्वरक प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है। किसान भाई जानते हैं कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए खेत अच्छी प्रकार से भुरभुरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसमें हमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इसमें या तो हम DAP का यूज़ करते हैं, SSP ज़्यादा यूज़फुल है प्याज में, क्योंकि उसमें हमें उसके साथ में सल्फर भी मिल जाता है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि SSP 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग किया जाना चाहिए। किसान भाई इस बात को जानते हैं कि SSP और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाने के पहले आधार खाद के रूप में डाल देना चाहिए। यूरिया हमें कम से कम 2 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। आधी यूरिया हमें रुपाई के समय लगा देनी चाहिए और आधी हम इसकी बाद में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अगर इसमें हम 50 किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रुपाई के समय मिला देते हैं तो कंद ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनका रंग भी गाढ़ा भूरा होता है। किसान भाइयों, आप प्याज की उन्नत प्रजाति का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो रबी मौसम में लगाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं भीमा श्वेता, भीमा रेड, भीमा किरण, भीमा शक्ति, N53, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, एग्रीफाउंड डार्क रेड, लाइन 883, अर्का कल्याण इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रबी प्याज की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब हम अगर रुपाई कर रहे हैं तो जैसे हमें कल करनी है रुपाई, तो आज शाम को हम उसकी सिंचाई कर दें जिससे नर्सरी की, जिससे उखाड़ने में उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो और जो नर्सरी है, जो पौध है, वो आसानी से बाहर निकल आए। जब आप नर्सरी या पौध को आप उखाड़ें तो आप देख लें कि उनमें बहुत गांठें नहीं बनी होनी चाहिए। साथ में अगर बड़ी हो गई हैं तो ऊपर से उनको काट देना चाहिए। ऊपर से काट देने पर उसके जो बल्ब हैं वो अच्छे बनते हैं। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। पौध को डुबाकर थोड़ी देर आप रख कर और फिर इसकी रुपाई करते हैं तो आप 2 चीज़ों से मुक्त रहते हैं। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आप फफूंद से होने वाली बीमारियों से राहत रहती है। क्यारियाँ बनाकर और फिर हमें इसको अगर संभव हो सके तो इसकी लाइन बार रुपाई की जानी चाहिए। इसमें पौध रो टू रो जो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की रखी जाती है। किसान भाई, सूखे खेत में अगर खेत आपका अच्छा बना है तो सूखे खेत में भी रुपाई कर सकते हैं और लेकिन उसमें उसके तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकतर किसान सिंचाई करने के बाद ही रुपाई का काम करते हैं। तो
इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि चूँकि उथली जड़ वाली फसल है तो इसको समय के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से जैसी उसकी जल मांग हो, करीब करीब 8 से 10 रोज के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि चूँकि ये कंद वाली फसल है तो कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं, इसीलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसीलिए पेंडिमिथालिन दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 दिन पश्चात छिड़काव करें। किसान भाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पोषक तत्व प्रबंधन में कि आधा तो हम यूरिया देते हैं रुपाई के समय में, और बची हुई जो बाकी आधी मात्रा है 20-25 दिन में जब उसमें नई पत्तियां आने लगें तो हमें उसको अप्लाई कर देना चाहिए। जो बची हुई यूरिया की आधी मात्रा है उसको देर नहीं करनी चाहिए। कई बार किसान भाई देर कर देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देर तक होती रहती है और उससे जो कंद प्राप्त होते हैं उनकी इस भंडारण क्षमता पर भी उसका असर पड़ता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। 28 जनवरी को हल्की वर्षा की संभावना है। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 22% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में मौसम की स्थिति कवक रोग यानी पीली रोली रोग के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इस रोग में पौधों की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम भुजा हुआ चूना 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में छाछिया रोग के लक्षण शुरू में पौधों की पत्तियों व टहनियों पर
मटमैले सफेद चूर्ण के साथ दिखाई देती हैं, जो बाद में संपूर्ण पौधों पर फैल जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। लक्षण दिखाई देने पर डाइनोकैप 48 ईसी दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट का छिड़काव 5 किलोग्राम या घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रति बीघा में छिड़काव करें। सरसों की फसल में स्क्लेरोटिनिया तना सड़न की समस्या दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पकाव सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से फसल में फूल और फली की अवस्था पर एक छिड़काव कर सकते हैं। चने की फसल में फली छेदक कीट से बचाव के लिए जनवरी माह में 1 फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा में या अधिक फली छेदक के पतंगे 2 या 3 लगातार आने पर क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण या मेलाथियान 5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से 5 से 8 दिन के बीच पहला छिड़काव करें व 15 दिन बाद इसे दोहराएं। चने की फसल में अगर दूसरी सिंचाई देनी हो तो बिजाई के 100 दिन बाद, और अगर एक सिंचाई देनी हो तो बिजाई के 60 से 65 दिन बाद देवें। इस समय जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 750 ग्राम बुझा हुआ चूना 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। जौ की फसल में रोली रोग के लक्षण दिखाई देने पर गंधक पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम के समय भुरकाव करें। यह भुरकाव 15 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार करें। नींबू प्रजाति में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं तथा गुल्ले को काट दें और काट छांट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर से मोटी टहनियों पर बोर्डेक्स पेस्ट का लेप करें और पूरे वृक्ष पर बोर्डेक्स मिक्सचर 2 संबंधी 250 या 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद भी इस समय डाली जा सकती है। अमरूद और बेर को छोड़कर सभी प्रमुख फलों के पौधों के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का उपयोग किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान में कमी के कारण रात के समय पशुओं को बाहरी हवा से बचाने के लिए शेड में रखें। गुनगुना पानी पिलाएं। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। पशुओं के शरीर पर जूट की बोरी से बने कपड़े पहनाएं। दिन के समय पशुओं को धूप में रखें। बछड़ों को उनके जन्म के 30 मिनट के भीतर कोलेस्ट्रम खिलाना चाहिए। कम तापमान के कारण पोल्ट्री हाउस में रात के समय बिजली के बल्ब 100 वर्ग फीट के लिए 300 वाट का उपयोग करके कुरिजा रोग, सीआरडी व अन्य रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा पक्षियों को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए शेड की साइड की दीवारों पर बोरी या प्लास्टिक की म्यान के पर्दे लगाए जाने चाहिए और बिस्तर सामग्री को 6 इंच बढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे इन सब क्रियाओं को करने में वेंटिलेशन प्रतिबंधित न हो। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है करणपुर जिला श्रीगंगानगर के किसान सुरेश कुमार ने। आप गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो सुरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता, मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधे के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 21 दिन तक करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय,
40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दाने में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी को देखते हुए गेहूं की फसल में क्यारियों में सिंचाई नहीं करके फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें, जिससे पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भी भरपूर मिलती है। और एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आप सभी को एक बार फिर से हमारी न्यूज 18 अन्नदाता टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।